नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से आज विपक्षी एकता पर जोर दिया। दरअसल पटना में शनिवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI-ML के अधिवेशन में नीतीश ने कहा कि अब कांग्रेस को निर्णय लेना होगा कि 2024 में क्या रणनीति होनी चाहिए और विपक्षी एकता को किस तरह से मजबूत करना चाहिए। यदि कांग्रेस इस बात पर तैयार हो जाए तो 2024 में भाजपा 100 सीटों के अंदर सिमट कर रह जाएगी। ये बात नीतीश कुमार ने कही। नीतीश की सलाह पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी, जो आप सोचते हैं वो कांग्रेस भी सोचती है, बस बात इतनी सी है कि पहले आई लव यू कौन कहेगा। शनिवार को दरअसल भाकपा माले में अधिवेशन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य भी शामिल हुए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाकपा माले के मंच से कहा कि विपक्ष एकता की कवायद कर रहा है। आप लोगों के फैसले का बस इंतजार है और आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। किसके फैसले का इंतजार कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कई पार्टियां एकजुट होने के लिए तैयार हैं, बस आपके फैसले का इंतजार है। देश के हित में सोचेंगे तो आपको ही फायदा होगा। ये बात नीतीश कुमार ने कही और उन्होंने कही और दोस्त को भी फायदा होगा। नीतीश कुमार ने कांग्रेस से कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, यानी कि जो बात लगातार कही जाती है विपक्ष के द्वारा या फिर अन्य राजनीतिक दलों के द्वारा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब सजा रहे हैं। बीजेपी अक्सर इस बात को लेकर हमला बोलती है नीतीश कुमार पर, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस से कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि सभी एकजुट होकर 2024 में भाजपा का सामना करें। हम पहले भी साथ चल रहे थे, आगे भी साथ चलेंगे। सलमान खुर्शीद सामने बैठे हैं। हम लोगों ने विपक्षी एकता के लिए जाकर दिल्ली में संदेश दे दिया था। हम लोग कांग्रेस का इंतजार कर रहे हैं, बस यानी कि सीधा सीधा इंतजार कांग्रेस पार्टी का, और कांग्रेस पार्टी से आह्वान किया कि आप भी आइए और फैसला बताइए, रणनीति बताइए। उसके बाद एक साथ एकजुट होकर 2024 में कुछ करिश्मा कर दिखाते हैं। और साथ ही यह भी कहा कि बीजेपी महज 100 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगी। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा की शुरुआत, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार का वो बयान जिससे मचा हुआ है देश में सियासी घमासान, सुनिए। हम तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए। ताजा पाए हुए हैं, पार्टी के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोग को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां कहां और किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। ये जिस दिन फैसला कर दीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार करेंगे। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा, कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। अब मेरा मतलब नहीं मानिएगा तो क्या होगा आप जानिए, आप लोग जानिए। हमको कहते हैं कि जल्दी से जल्दी फैसला करें। हम जो जाके विभिन्न पार्टियों को भी हमने कहा कि भाई अलग अलग मत, तो उन लोग भी बात किया था, कुछ बातें नहीं हुई है। अब तो सब फिर बात करना चाह रहे हैं। तो कृपा करके कहेंगे कि कोई, अगर आप लोग इस बार ये सोच लीजिएगा पूरे देश के हित में, तो आपको भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा। जो आप चाहते हैं वही वहां भी सब लोग चाहते हैं। लेकिन कभी कभी प्यार में एक समस्या होती है। प्यार में समस्या होती है और तेजस्वी जी ये जानते हैं। प्यार में समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू। उसमें कभी कभी अनुभव काम कर देता है और कभी जो अनुभवी नहीं होते हैं वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। इसलिए कि अनुभवी बहुत सोचता है और जो नए लोग होते हैं वो अपनी दिल की बात अपने मुंह पर ले आते हैं और फिर बाद में वो ये कहें कि भैया हम तो बस ऐसे ही हैं, हम तो ऐसी ही बात करते हैं। तो भाकपा माले के मंच पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सिर्फ सीधा सीधा उन्होंने कहा कि विपक्ष तैयार है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस के फैसले का इंतजार है। और जैसे कांग्रेस का फैसला आएगा 2024 को लेकर इंप्लीमेंटेशन जो फैसले का है वो शुरू हो जाएगा। चर्चा की शुरुआत करेंगे मनोज पंडित, नेता भाजपा, सुधा मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस,
रमेश मोहन श्रीवास्तव, नेता आम आदमी पार्टी। और जल्दी हमारे साथ होंगे परमवीर सिंह, राजनीतिक विश्लेषक। शुरुआत आप ही के साथ मनोज पंडित जी। सिर्फ 100 सीटों पर सिमट के रह जाएंगे आप, ये कह रहे हैं नीतीश कुमार। कांग्रेस के फैसले का बस इंतजार है। कांग्रेस फैसला लिया कांग्रेस ने, और नीतीश कुमार और तमाम विपक्षी दल धड़ाम करने वाले हैं 2024 में बीजेपी को। मेरा मानना यह है कि मंगोरी लाल के सपने देखने का अधिकार सबको है। हाँ। सपने देखने से कोई किसी को वंचित नहीं कर सकता। जो नीतीश कुमार जी कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी अगर अपने गिरेबान में झांक के देखें तो नीतीश कुमार जी को जितना प्यार कुर्सी से है शायद किसी से नहीं। पहले उन्होंने गठबंधन में सरकार जेडीयू के साथ बनाई, फिर भाजपा के साथ बनाई, फिर जेडीयू के साथ बना ली। तो मेरा मानना यह है कि इन्हें सिर्फ कुर्सी से प्यार है और किसी चीज से प्यार नहीं है। तो अब आप देखिए कि जिनको कुर्सी से प्यार होता है ना, जिनको देश से कोई लेना देना नहीं है, देश की राजनीति से, देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है, तो वो लोग ज्यादा दिन चल नहीं पाते। आप देखिए कि खाली मोदी जी के खिलाफ पूरा विपक्ष एक होने की बात कर रहा है। तो हम कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहे हैं, देश को तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं, हमारी नीयत और नीति स्पष्ट है, जनता उससे खुश है, इसीलिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं ना। ये लोग इसीलिए चाहते हैं कि सारे लोग एकजुट होकर हम भारतीय जनता पार्टी को रोकें। तो अभी नीतीश कुमार जी के स्टेटमेंट में आपने भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि आप एकजुट हो जाइए, आपका अपना फायदा भी होगा और सारी चीजें होंगी। किस फायदे की बात कर रहे हैं? तो इनका कहीं ना कहीं जो गठबंधन है या जो ठगबंधन है, ठगबंधन गठबंधन बन नहीं पा रहा है, और इसीलिए लोग जो है ये बेचारे बेचैन हो रहे हैं। वो कह रहे थे दोस्त का भी फायदा होगा, आपके दोस्त को भी फायदा होगा। हमारे दोस्तों को तो हमारी दोस्त जनता है, जनता का भला जो कर पाए वो अच्छी बात है। जनता कांग्रेस से कह रहे थे कि आपके दोस्त यानी कि नीतीश कुमार। अब कांग्रेस जाने। ठीक है, सुधा मिश्रा मैडम, अगर साथ आते हैं नीतीश कुमार को सिर्फ आपके फैसले का इंतजार है, और जैसे ही आपने फैसला लिया तो ऐसी क्या रणनीति है कांग्रेस पार्टी की और अन्य विपक्षी दलों की, नीतीश कुमार समेत, कि बीजेपी इस बार 100 से भी नीचे उसका ग्राफ जाने वाला है इस बार के लोकसभा चुनाव में? देखिए, जिस तरह से भाजपा ने झूठ की लड़ाई की है, हाँ, और सिर्फ अकेला एक व्यक्ति एक दोस्त के लिए लड़ता रहा है, 18 घंटे काम करता रहा है, जनता तक उस सच्चाई को ले जाएंगे और जनता इसका फैसला करेगी। क्योंकि जिस तरह से झूठ और फरेब की राजनीति की गई है, और जिसके मंत्रियों के, आपने अनिल शुक्ला जी का नाम सुना होगा, उन्होंने टेंडेंसी की बात की थी कि महिलाओं में तो टेंडेंसी होती है, जो एक कानपुर घटना, बिहार की घटना हुई थी। हाँ। तो जनता आप समझने लगी है इनकी मानसिकता को, और ये किस तरह से सिर्फ और सिर्फ गरीबों को छोड़ के अमीरों की पार्टी है और सिर्फ अमीरों की बात सोचती है, कैसे वो ज्यादा से ज्यादा अमीर होते रहें। एक रिपोर्ट में हम चाहते थे कि कम से कम देशवासियों को मालूम चल जाए कि जो विदेशी रिपोर्ट कह रही है वो झूठी है, साबित करना था उसको हमें, क्योंकि विदेशियों ने हम पे कुछ आरोप लगाया था, हम वो भी न कर पाए। एक रेडियो पे आई हुई खबर से, आप जानते हैं बहुत पहले एक जेपीसी का निर्माण हुआ था और सरकारों की चूल्हे हिल जाती थी, और एक इतनी बड़ी रिपोर्ट आने के बाद हमारे देश के जो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग बोलते तक नहीं है। तो यहाँ पे जिस बात को भी मनोज भाई कह रहे थे कि विदेशी जिस एजेंसी की बात कर रही है मैम, मेरे ख्याल से हिंडनबर्ग की बात कर रही है ना? बिल्कुल, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल गया, सुप्रीम कोर्ट कमेटी बना रहा है अपने हिसाब से मैम। तो अब तो मुझे नहीं लगता कि जेपीसी को मुद्दा रह गया कांग्रेस के पास। सुनिए शिवम जी, मुद्दा ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, मुद्दा इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट को हर बात का संज्ञान लेना पड़ रहा है। मेयर का चुनाव हो तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है, जेपीसी का निर्माण हो तो सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना पड़ रहा है, गरीबों की हक की लड़ाई हो तो लेना पड़ रहा है, चौथे स्तंभ की बात करनी हो, सच्चाई की बात करनी हो तो सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मादा और मुद्दा तो इसी बात का है ना कि ये अच्छी बात है ना, कांग्रेस के लिए कम से कम एक न्यायिक व्यवस्था तो है कांग्रेस पार्टी के पास, सुप्रीम कोर्ट। नहीं, तो इसका मतलब जितने भी संवैधानिक पद खत्म कर दिया, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हो, कुछ और होने की जरूरत नहीं है। आप भी ये बात को मानते हैं कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो बस सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए था, कोर्ट होना चाहिए था, संवैधानिक पदों की जरूरत क्या है? हमारे यहाँ जब संवैधानिक पद अपना काम नहीं करेंगे तो संवैधानिक पदों पे काम करने के लिए कोर्ट होते थे, लेकिन उन्होंने पूरी व्यवस्था चेंज कर दी है। आप जानते हैं कि 2014 से लेके अभी तक अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग्स में कैसे हम गिरे हैं, हम गिरते चले गए हैं।
हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं कहीं पे। और देश की जनता को जो जो छल किए गए थे, अपने मन की बात तो खूब की जाती है, लेकिन गरीबों के पेट पे लात कैसे मारना है, उनको झोपड़ी में जला के मार कैसे देना है, हाथियों से कुचलवा कैसे देना है, ये भारतीय जनता पार्टी और उसकी मौजूदा सरकार जानती है और बखूबी उस कार्य को अंजाम दे रही है। जाहिर सी बात है, जनता इन बातों को जब समझने लगेगी तो जनता एक साथ होके, वो विपक्ष एक साथ हो, जनता एक साथ होके इनकी करतूत, जो कि पोषण मांग रहे थे, उनसे सिर्फ भाषण और भाषण मिला। इतना अपमान आप देखिए कि 2 करोड़ साल में नौकरियां मिलने वाली थी। मेरे ख्याल से जितने लोग यहाँ पैनल में बैठे हुए हैं, किसी के घर के लोगों को शायद ही कोई सरकारी नौकरी मिली हो, क्योंकि सरकार ने किसी नौकरी होने का बातें खूब हुई हैं, होगा होगा होगा। भविष्य काल में जीने वाली सरकार वर्तमान की कोई बात ही नहीं करती है, तो जनता तक इन बातों को लेके जाने के लिए मनोज पंडित आपके इन तमाम सारे आरोपों का जवाब देंगे। मनोज जी। शिवम जी, मेरा मानना तो ये है कि सुधा जी जो कह रही हैं, सुधा जी की करनी और कथनी और करनी में दोनों फर्क है। आप ये देख लीजिए। थोड़ा एलैबोरेट कर दीजिए सर। हेलो, आवाज आ रही है आपको? आ रही है। इनकी कांग्रेस आज यहाँ पर क्यों आई? ये कांग्रेस क्यों नहीं इस बात पे विचार करती कि आज हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? कहीं ना कहीं अगर ये जनता के दिलों में उतरे होते और वो काम किया होता इन्होंने, वो इमरजेंसी में पत्रकार और ये सारी चीजें, आप ये देखिए हालत क्या की इन्होंने देश की। आज देश की हालत इन्होंने बिल्कुल कंगाली के कगार पे लाके खड़ा कर दिया। इमरजेंसी को लेकर राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया था कांग्रेस को हटाया गया। को लेकर राहुल गांधी ने स्वीकार किया था, कारण ये रहा जनता के दिलों में जो जगह थी खत्म हो गई। तो आपने जनता को खत्म करने का ठान रखा है, आपने जनता को ही खत्म करने का ठान रखा है। आप कांग्रेस की बात क्या करेंगे? मैं तो मानती हूँ कि 135 साल का हमारा इतिहास इस देश के हित ले रहा है, लेकिन जो मौजूदा सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ इस देश को, जो कि विश्व गुरु बन सकता था, वहां पे सिर्फ आलोचना और हमारे ऊपर दाग लगाने के लिए आपने कहता प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है कि विदेशी लोग लांछन लगा रहे हैं, हम पे उठा रहे हैं। आप लोगों को रोड अटकाने का काम किया है, पूरे देश की जनता भली भांति उस बात को जानती है। लेकिन मैडम, फैसला कब ले रहे हैं बताइए? नीतीश कुमार जो आज मन से पूछ रहे थे, फैसले का इंतजार है आपके? नीतीश जी ने जो बात कही है, नीतीश जी ने जो बात की है, उसका जो उत्तर है, हमारे जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं उसका उत्तर लेंगे, उसका उत्तर भी आ जाएगा। मेन मुद्दा इस बात का नहीं कि साथ कौन आ रहा है, मेन मुद्दा इस बात का है कि जो ये लोग कर रहे हैं किसके साथ मिलके कर रहे हैं, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, किसके साथ के लिए कर रहे हैं, मेन मुद्दा जनता का यही है। आम आदमी पार्टी के नेता भी हमारे साथ। रमेश जी, अब तो आम आदमी पार्टी भी नेशनल पार्टी बन गई है सर, पंजाब और गुजरात के बाद, और ऐसे में क्या अब भी विपक्षी एकजुटता में साथ है नीतीश कुमार और कांग्रेस पार्टी के? देखिए, ये तो एफर्ट इन लोगों के अभी शुरू में है। आपको 2019 का लोकसभा चुनाव रहा हो, हाँ, तो हमारी पार्टी के प्रमुख रमेश जी को कीजिए जी, हमने कांग्रेस से रिक्वेस्ट किया था हाँ कि हम साथ में मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ लेते हैं, हाँ, लेकिन मना किया था, कांग्रेस ने मना किया था। तो अब पहल भी कांग्रेस को करनी पड़ेगी। आपकी आवाज सर अब तक सही से पहुंच नहीं पा रही है, आपकी आवाज अब तक थोड़ा फट के आ रही है, इसको दुरुस्त करने की कोशिश। जी सर बताइए। अब अगर आ रही है आपको, हाँ, तो मैं आपको कह दूं कि हमारे नेता ने 2019 के लोकसभा चुनाव में हाँ कांग्रेस से कहा था हम मिल करके लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, मिलकर लड़ेंगे 2019 में जी, 2019 में। लेकिन कौन नहीं माना? कांग्रेस के लोग नहीं माने। तो बात तो तब से कांग्रेस के मामले में है। लेकिन सभी दलों की सर, चाहे नीतीश कुमार की जेडीयू हो या फिर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी या सपा बसपा, इन सबकी लड़ाई तो एक व्यक्ति से है, नरेंद्र मोदी से, और नरेंद्र मोदी से अगर लड़ना है तो तमाम विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। ये बात नीतीश कुमार कह चुके हैं। से है, किसी व्यक्ति से नहीं है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जरूर है, लेकिन वो जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं उस विचारधारा से नहीं है। हमारी लड़ाई विचारधारा से है, हमेशा उठता होता है, विचारधारा ज्यादा बड़ी होती है, वो सिर्फ विचारधारा के प्रतिनिधि है। हमारी लड़ाई उस विचारधारा से है जिस विचारधारा ने आजादी के दौरान नहीं किया, जो विचारधारा देश में नफरत की खाई को और गहरा करने में कमी हुई है,
ये विचारधारा कुछ अपने जान पहचान वाले उद्योगपतियों को भी बढ़ाने में लगी रहती है। हमारा विरोध उन चीजों है जो विचारधारा अपने सरकार में रहते हुए कई बैंकों से फ्रॉड करने वालों को देश के बाहर जाने का मौका देती है। हमारी लड़ाई उस विचारधारा से है। तो व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, विचारधारा ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन सर, विपक्षी एकजुटता में साथ तो है आम आदमी पार्टी या नहीं? विपक्षी एकजुटता का प्रयास हाँ होता रहता है, लेकिन वो आधे घंटे की टीवी डिबेट में तय नहीं हो जाता। मैंने तो आपको कहा 2019 हमारा प्रयास जारी है। नहीं, अगर कांग्रेस से नीतीश कुमार आके आई लव यू बोलेंगे तो आई लव यू टू बोलेंगे आप? देखिए, ऐसा है, राजनीति इतनी रोमांटिक नहीं होती जितना आप उसको 2 मिनट की बात में। सलमान खुर्शीद कह रहे थे कि आई लव यू पहले कौन बोलेगा, तो इसी उन्हीं के इस बयान पर मैं कह रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि आई लव यू और आई लव यू बात नहीं है। बात इसकी है कि देश के 130 करोड़ भारतीयों को न्याय कौन दिलाएगा। आप देखें कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर भी हमला करने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखें कि बेरोजगारों के लिए कोई नीति नहीं बनाई गई। कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ पेपर लीक नहीं हो रहा है, लेकिन किसी को भी खबर ही नहीं। देश की 80 करोड़ जनता गरीबी रेखा के नीचे चली गई, सरकारी जिंदा है और ये कह रहे कि व्यवस्था हमारी बड़ी प्रोग्रेस कर रही है। सब समग्र नीतियों के विरुद्ध एकजुट कार्यक्रम बना करके देश के सामने रखने की आवश्यकता है। ये नहीं कि 2-4 एक जगह इकट्ठे। लेकिन आपकी बातों से सर ऐसा लग रहा है, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि केजरीवाल एकला चलो की नीति पर ही चलेंगे 2024 में। देखिए, अभी से 2024 को प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, डॉक्टर परमबीर सिंह हमारे से जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। बहुत स्वागत है सर आपका। तो नीतीश कुमार का बयान आया और कह रहे हैं कि कांग्रेस के फैसले का इंतजार है, बस बीजेपी को 100 से कम सीटों पर सिमट देंगे। शिवम जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? जी सर, आपकी आवाज क्रिस्टल की तरह क्लियर है सर। जी शिवम जी, मैं बात पूछना चाहूंगा। देखिए, भारत जो है ना, ये ना तो कांग्रेस ने बनाया है, ना बीजेपी ने बनाया है, ना आम आदमी पार्टी ने बनाया है। ये मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा वैली से पहले का बना हुआ भारत है। तो पहले तो भारत रहेगा, पार्टी कोई रहे ना रहे। और एक अंग्रेजी की कहावत होती है, दो डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दे आर डूम्ड टू रिपीट इट अगेन। अगर भाजपा को हराना है तो जैसे जनता दल इकट्ठा हुआ था ना कि सारे दलों ने अपनी एक पार्टी बनाई थी, तब तो ये लोग भाजपा को हरा पाएंगे। अब आम आदमी पार्टी कुछ बोले, नीतीश जी कुछ बोले, राहुल गांधी जी अपनी जोड़ो यात्रा पर है, ये भाजपा को नहीं हरा पाएंगे। कारण उसका भाजपा के ऊपर आरोप क्या है कि मोदी जी मन की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है। क्या सरकार के ऊपर एक भी आरोप भ्रष्टाचार का है या नहीं है? सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट देता है मोदी जी को कि गुजरात दंगों में जो हुआ वो प्रधानमंत्री मेरे भी है, वो प्रधानमंत्री आपके भी है और सभी प्रवक्ताओं के भी है। तो ये भाजपा को हटाना क्यों चाहते हैं? ये भाजपा को हटाकर राज्यसत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं परमबीर सर, आप ये कह रहे हैं कि तमाम छोटे-छोटे दल मिलके, और वो तहसील तभी बन सकती है जब आप लोग एक पेड़ के नीचे आएंगे। परमबीर सर, एक पेड़ के नीचे जी आप ये कह रहे हैं कि ये तमाम छोटे-छोटे दल मिलके अपना एक दल बनाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को हराना मुमकिन है, वरना नामुमकिन है। जैसे जनता दल ने 90s में बनाया था, चंद्रशेखर जी के टाइम पे बनाया था। अगर अकेले लड़ेंगे तो भाजपा को ये लोग नहीं हरा सकते। ठीक है, ठीक है। सुधा मिश्रा, मेरी आवाज आ रही है? जी। सुधा मिश्रा, कैसे जाएंगी मतलब 2024 के लोकसभा चुनाव में? क्या यही मुद्दे रहेंगे कांग्रेस पार्टी के पास, विपक्ष के पास? अडानी का मुद्दा, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, मन की बात, जैसा कि परमबीर साहब ने बताया, डॉक्टर परमबीर सिंह ने? नहीं, देखिए, अगर इन मुद्दों को लेकर अगर विपक्ष उतरता है, कांग्रेस उतरती है, तो इन मुद्दों का आम जनता से, निचले तबकों से कितना सरोकार है? उन्हें तो पता भी नहीं कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री क्या होता है, अडानी हु इज अडानी, वो नहीं जानते। नहीं, शिवम जी, आज जो भारतीय लोग हैं, संचार और सोशल मीडिया ने उनको इतना तो सजग बना दिया है कि वो ये जानते हैं कि बेईमानी कहाँ से हो रही है, कितनी हो रही है, और करने वाला और कराने वाला कौन है। तो हम ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि जनता जानती नहीं है कि अडानी कौन है या हिंदुस्तान कौन है। लोग ऐसे, इनके पास फोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, टीवी बहुत दूर की फोन नहीं, फोन न होने के बाद भी लोग उन सूचनाओं तक पहुंच जाते हैं।
ठीक है, तो सूचनाओं की बात। और दूसरी बात मतलब आधार यही रहेगा 2024 के लोकसभा नहीं, चुनाव? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उसी अपनी बात पे आ रही हूँ जी। गरीब चूल्हे पे खाना बना रहा है, गैस वो नहीं खरीद पा रहा है। हाँ। महंगाई की जो मार है वो गरीबों के पेट पे है। जो शिक्षा न मिल पा रही है वो गरीबों के लिए है। हाँ। जो भी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए थी, जिनके नाम पे बार बार उनसे वोट उनके लिए गए, या यूं कहें कि उनको छोड़ दिया गया पकौड़े तलने के लिए, हाँ। चाय बनाने के लिए। जिस देश ने इतनी खूबसूरती से शिक्षा व्यवस्था में हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार दिया था, आप जानते हैं कि जिस साल अपने देश में शिक्षा का अधिकार दिया गया था कि हर व्यक्ति हर स्कूल में 25% सीटें रिजर्व कर गई थी, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हुई कि इस देश में पिछले 2014 से अगर हम देखें, जब से भाजपा की मौजूदा सरकार है, मैं आप जानते हैं कि मैं उन मुद्दों से ही ताल्लुक रखती हूँ जो जन सामान्य के जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ पे न तो बात करूंगी पाकिस्तान की, न बात करूंगी किसी और की। स्वागत है मैम आपका, ऐसे ही प्रवक्ता चाहिए हमें। बिल्कुल, यहाँ पे मेन मुद्दा है कि अगर घर में बैठा हुआ व्यक्ति एक दिन का खाना नहीं पा रहा है, तो उसकी मुश्किलात पेट भरने की है। हाँ। उसकी मुश्किलात किसी और चीज के लिए नहीं है। तो जिस तरह से आटे, दाल और उसकी जो महंगाई जिस तरह बढ़ी है, हम जीएसटी के नाम पे सोचिए, हर एक व्यक्ति जो कमा तो नहीं रहा है लेकिन जीएसटी दे रहा है, पैसा वो दे रहा है एक एक अन्न खरीदने का, लेकिन उसके हित में क्या काम हो रहा है ये वो नहीं जानता है। जब वो गांव का कोई व्यक्ति अगर लखनऊ से होकर गुजरा होगा समिट से पहले, तो उसने क्या खूबसूरती देखी झालने, और कितने नए नए लगाए गए गुलदान देखे होंगे उसने। तो वो भी सोचा होगा कि काश इस पैसे का 1% भी उन लोगों के लिए कुछ ऐसे चीजों पे जुड़ गया होता जहां पे कम से कम खाना खरीद सकते वो। आप जानते हैं ना कि जब जनता इन चीजों को देखती है तो समझती है कि जो बातें कही जा रही हैं, जब लोगों की जो धोने वाले जो सफाई कर्मी है उनका पांव धोने से गरीबी खत्म नहीं होती, आप भी जानते हैं। झाड़ू लगा दिया और उनका पांव धो दिया, उससे गरीबी नहीं जाती है। हाँ। जिस तरह से गरीबों, क्योंकि मैं उस खुद वर्ग से आती हूँ, उस मध्यम वर्ग से, जो रोज अपनी कमाई का परसेंटाइल जमा तो कर रहा है, हर दिन खरीद के टैक्स तो दे रहा है, लेकिन आगे की कमाई कैसे करनी है रोज सोचना पड़ता है। तो मैं उस दर्द को जानती हूँ और उसी दर्द की बात करती हूँ। और कांग्रेस उन सारे मद और मुद्दों को लेके, क्योंकि जनता जब भूखी प्यासी बिना शिक्षा और स्वास्थ्य की पड़ी हुई है, गंगा में तैरती हुई लाशें आपको भी याद है, मुझे भी याद है। मैम यही दिक्कत है ना सुधा मिश्रा, यही दिक्कत है कि टीवी पर बैठ के कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, बड़े बड़े नेता रैलियों में कई बार जाकर, नहीं, सुन तो लीजिए पहले सवाल कंप्लीट हो जाने दीजिए। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट मैम, प्लीज। अगर वो भी याद होता तो शायद। एक सेकंड, मनोज पंडित में आ रहा हूँ आपके पास सर, आप बीच में से लपक ले। गलत बात, मनोज पंडित में आ रहा हूँ आपके पास। मैम यही दिक्कत है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता टीवी पर बैठ के, नेता रैलियों में जाकर कहते तो हैं, मोदी सरकार के खिलाफ बात तो करते हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं, लेकिन उस मुद्दों को जनता तक पहुंचाने में नाकामयाब साबित हो जाते हैं। यही है आपका। एक सेकंड, पूरा सवाल हो जाने दीजिए मैम, पूरा सवाल प्लीज, पूरा सवाल। 2019 में लोकसभा चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली उत्तर प्रदेश में? 1 सीट, रायबरेली। 2022 में विधानसभा चुनाव हुए, 403 सीटों में से कितने सीटें जीते आप उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में, जहां से सोनिया गांधी खुद सांसद हैं? अमेठी आपसे हड़प लिया बीजेपी ने, अमेठी आपसे चला गया, 2 सीटें पर सिमट गई कांग्रेस पार्टी। ठीक है, उसके साथ साथ अभी हाल ही में 16 तारीख को त्रिपुरा में चुनाव हुआ। आपका कौन सा बड़ा नेता गया वहां रैली करने के लिए? राहुल गांधी गए थे, प्रियंका गांधी वाड्रा गई थी, राहुल गांधी तो स्पीकिंग कर रहे थे ना जम्मू कश्मीर में, मल्लिकार्जुन खड़गे गए थे। चुनाव छोड़ दिए ना। अब इस बात पे कैसे हो सकता है भाई? जो आपने 2022 से शुरुआत की है, उसके पहले शुरुआत की है, बीच में और चुनाव हुए तो आपने उसको छोड़ दिया। देखिए ऐसी चीजें नहीं होती है ना कि एक अपने हिसाब से हम ले लेंगे बाकी छोड़ देंगे। बीजेपी कह रही है, बीजेपी कहती है मैडम बीजेपी कहती है कि हम छोटे से छोटा चुनाव गंभीरता से लेते हैं। दिल्ली एमसीडी का चुनाव हुआ, छोटा चुनाव था। राहुल गांधी की कितनी रैलियां हुई बताइए एक बार आप। प्रियंका गांधी कितनी बार आई दिल्ली की सड़कों पर रैलियां करने के लिए? राहुल गांधी, शिवम जी आपके पास कोई उदाहरण हो आज के समय में कोई नेता जो लगातार इतने दिनों तक चलता रहा हो 3000 से अधिक किलोमीटर पैदल? ठीक है, चलना अच्छी बात है मैम। मैं दूसरी बात, उसका हो सकता है बेनिफिट भी मिले कांग्रेस पार्टी को। मेरा उत्तर ले लीजिए प्लीज, मेरा उत्तर ले लीजिए, नो डाउट। मेरा उत्तर ले लीजिए। अगर भाजपा चुनाव में रहती है तो बेनिफिट के लिए रहती है, वो यहाँ पे दान पुण्य करने नहीं आई है, सरकार बनाने के लिए आई है। तो ये मत कहिए कि हम बेनिफिट पे जा रहे हैं, वो भी बेनिफिट के लिए है। आप भी है, मैं भी हूँ, हर व्यक्ति जो कर्म कर रहा है किसी न किसी लाभ के लिए कर रहा है। तो ये मत कहिए कि बेनिफिट मिल रहा है। दूसरी बात, जो आपने कहा कि चुनाव में कितना हम क्या कर रहे हैं, आप बताइए मुझे। इतनी बातें होने के बाद जो हमारी हाथ से हाथ जोड़ो योजना हम चला रहे हैं, मैं आपको बुलाती हूँ, मैं आपको आमंत्रण देती हूँ, कल से आप मेरे साथ आइए और चल के देखिए कि कांग्रेस के लोग कैसे कहाँ चल के कैसे लोगों से जुड़ रहे और मिल रहे हैं।
सिर्फ कहने से नहीं होता। मैं आपको नहीं, वो तस्वीरें मैं देख रहा हूं, मैंने भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें देखी हैं मैडम, मैंने देखा है कि राहुल गांधी को लेकर किस तरह का जन समर्थन सड़कों पर था। की बात कर रही हूँ कि राहुल गांधी का जो संदेश था, हाँ मैंने देखा, मैंने वो देखा। लेकिन मैम जब 16 तारीख को त्रिपुरा में चुनाव हुए थे, उससे पहले कोई नहीं गया था वहां, बड़ा नेता। आप लोग ये प्रश्न सिर्फ क्या चुनाव में लोगों का जाना ही सब कुछ होता है? मोदी जी ने नहीं जाना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप जो मास तक अपील करने में आप फेलियर साबित हो रहे हैं। आप मैम इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस जैसी वरिष्ठ पार्टी, सबसे देश की सबसे पुरानी पार्टी मैडम, वो पार्टी मास अपील में फेलियर साबित हो रही है। अगर आप नहीं बोलने देंगे, 2 सीटों से जो मौजूदा सरकार है वो भी कभी 2 सीट पे थी, इसकी बात ना करें। हार जीत किसी के साथ भी लगा रहता है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। राजनीति है, किसी की हार और किसी की जीत होगी, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। दूसरी बात, अगर त्रिपुरा में राहुल जी नहीं गए तो कहाँ थे, इसका प्रश्न होना चाहिए। तो इस पर निर्भर करती है कि हमारा होमवर्क कैसा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, होमवर्क की बात नहीं है। होमवर्क कैसा किया, हमने तैयारी कितनी की? नहीं, अगर आप तैयारी करेंगे तो आप पास होंगे, अगर आप तैयारी नहीं करेंगे, मक्कारी करेंगे तो फेल हो जाएंगे। आप मेरी बात सुन लीजिए, जल्दी से ब्रेक पे जाना है मुझे। नहीं, पहले मैं बोलूंगी बात को आधारित होते हैं। शिवम जी डिबेट में सुधा मिश्रा जी बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, आपको मौका दूंगा मनोज पंडित में, आपको मौका देना। छोटा सा ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे, चर्चा लगातार जारी है। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नीतीश का विपक्षी एकता का आह्वान, और विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए, विपक्ष को एकजुट करने के लिए उन्होंने आज बिहार में यह आह्वान किया पटना में, और कहा कि बस उन्हें कांग्रेस के फैसले का इंतजार है। हालांकि सलमान खुर्शीद की भी प्रतिक्रिया इस दौरान सामने आई। उन्होंने कहा कि पहले आई लव यू कौन बोलेगा आखिरकार। इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल मौजूद है। मनोज पंडित नेता भारतीय जनता पार्टी, रमेश मोहन श्रीवास्तव नेता आम आदमी पार्टी, सुधा मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस, और डॉक्टर परमवीर सिंह पॉलिटिकल एनालिसिस हमारे साथ। मनोज पंडित सर, तेजस्वी यादव सर, आप बोल रहे थे कि बीजेपी मनुस्मृति की थ्योरी को संविधान बनाना चाहती है, आपके पास मुद्दे नहीं है, आपके पास मुद्दे नहीं है, आप हिंदू मुसलमान गाय मंदिर मस्जिद के अलावा कोई चौथी बात ही है नहीं आपके पास करने के लिए, चौथी बात। सोनी जी, आप ये देखिए कि जो जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने देश में किया है, हाँ, अन्यथा अगर इतना काम कांग्रेस कर लेती तो शायद इस स्थिति में ना आती। आज जो ये एकजुट होने की बात कर रहे हैं, या आज जो इनको ये समझ आ रहा है कि भाई ठीक है आई लव यू पहले कौन कहेगा, हाँ, ये आई लव यू से बाहर निकलना पड़ेगा इनको आई लव यू जनता से कहना पड़ेगा। अगर जनता से आई लव यू कहा होता इन्होंने तो शायद आज जो है वेंटिलेटर पे कांग्रेस ना होती। हाँ, जो आप लोग 80-20 में करते हो वही हमको भी करना चाहिए, हम नहीं कर सकते उसको। आप 80-20 करो, आप जनता को लड़ाओ, नफरत फैलाओ। आप हमारा वेंटिलेटर में देखो, अपना देखो। इस तरह का प्रयोग करने से पहले नहीं, मैं रोकूंगी क्योंकि वेंटिलेटर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके दिखाना क्या चाहते हैं। दिया, मैं बोला क्या बीच में? हम लोगों ने बड़ी इत्मीनान से आपका भाषण सुना ना, इत्मीनान सुने क्योंकि सच बोल रही थी मैं। आप रखेंगे तो आप मेरा जवाब भी सुन पाएंगे सुधा जी। मैं हर गेस्ट को भरपूर मौका देता हूं मैम। मनोज पंडित को सुन लीजिए। मनोज जी, तो मेरा मानना यह है कि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, भारतीय जनता पार्टी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सारे गुट एक हो जाएं या कुछ भी हो, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य देश के विकास को लेकर है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम कैसे देश को इंफ्रास्ट्रक्चर को, चीजों को, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो कांग्रेस पिछले 70 साल में दे पाई, वो हम कैसे प्रोवाइड कराएं। आप देखिए कि इतिहास बना दिया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना काम किया, आप इतना बड़ा काम कभी नहीं हुआ। तो मेरा मानना यह है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उससे संतुष्टि जनता को संतुष्ट करना है, क्योंकि आखिरी में आपकी जो फैसला देना है वो जनता को फैसला देना है। इनके किसी फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारी नीयत और नीति बिल्कुल स्पष्ट है और जनता उससे सहमत है। इसीलिए देखो, अभी त्रिपुरा भी 9 राज्यों में चुनाव है, अभी 9 राज्यों में चुनाव 2023 के अंत तक 9 राज्यों में चुनाव हो जाएगा। तो ये 8 राज्य रह गए सर, चुनाव एक में हो गया, 8 राज्य रह गए हैं, त्रिपुरा में हो गया। हाँ, तो मेरा ये सेमीफाइनल होगा और इनको पता चल जाएगा कि ये कहाँ खड़े हैं। अभी तक इन चुनाव में भी नहीं गए, तो ये
भारत जोड़ो यात्रा पिछले और 8 सारी सालों में यात्राएं आप लोगों चलाएं, ने कौन रोक रहा है? 300 से ज्यादा एमपी एमएलए खरीद के 7 राज्यों में जो सरकारें जनता की चुनी हुई बदली हैं, जनता भी जानती है आपको। आप हमको ये ना बताइए, आपने जो खरीद फरोख्त की है और 7 राज्यों में जो सरकारें बदली हैं, ये जनता के सामने हुई घटना है, कहीं और से नहीं हुई है। तो ये बार बार जनता के नाम की दुहाई मत, जनता आपकी सच्चाई को जानती है। सुधा जी, खरीद फरोख्त का तो हम लोग सब, आप ये बताइए, देखिए हमारे पिछले 9 साल से सरकार केंद्र में है, आप एक भी आदमी पे एलिगेशन बता दीजिए, कोई करप्शन का चार्ज बता दीजिए, बता कोई तो रही चीजें हूँ बता कि दीजिए 7 आप, राज्यों में ठीक है? आपने 300 से आपकी ज्यादा जांच चल रही है, एमएलए आपके नेता अभी जमानत पे बाहर है और आप ऐसी बातें कर रही हैं। अखबार खरीद लिया, देश की जनता को गुमराह नहीं कीजिए, गुमराह करने से काम चलेगा नहीं, कहीं ना कहीं तो खड़ा करना पड़ेगा। और क्या बताऊं, आपके राज्य में जिस तरह से लोकतंत्र का हनन हो रहा है, बता तो रही हूँ तब से, उसका आपके बताइए क्या बताऊं, और उदाहरण क्या चाहिए आपको? इतना कुछ तो हनन हो रहा है। ये हनन तो आपकी दृष्टि में हो रहा है ना, अगर आपने हनन महंगाई आपकी 15% दृष्टि में हो रहा बढ़ा है, दी, आपने आपको पेट्रोल लग का रहा है दाम बढ़ा जनता दिया। को नहीं, अब हमारी आपको देखो, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता आपको क्या लगता है, हमें इस बात से फर्क पड़ता है जनता को क्या लगता है। जनता को धोखा दिया, सच्चाई क्या है, देश के सामने सच्चाई क्या है? आप उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन आरोप मनोज पंडित ये भी लग रहे हैं बीजेपी पर कि हिंदुओं को लेकर तो सियासत होती है देश में, हिंदुत्व वोट बैंक पे तो अधिकार है ही, बीजेपी का आधिपत्य है, लेकिन अब मुसलमानों को भी आप अपने पक्ष में करने के लेकर अग्रसर हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में कार्यक्रम हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वहां पर एक कार्यक्रम में गए थे और पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया था राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, जब दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2-3 दिन तक बैठक चली उस वक्त। शिवम जी, हाँ। हमारे लिए देश का हर नागरिक हमारी जिम्मेदारी है, हाँ। चाहे वो किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ। ठीक है, आप ये देखिए 3 तलाक का जो मुद्दा था, क्या वो मेरे और आपके लिए था क्या? लेकिन हिंदू राष्ट्र का मुद्दा रहेगा क्या सर इस बार 24 के चुनाव में? मुसलमानों के लिए मुद्दा था 3 तलाक वाला। क्या आज उज्ज्वला योजना मैंने मौका दिया, मैं आपके पास फिर आऊंगा, लौटूंगा आपके पास। लेकिन गाँव में तो घर बनाए जा रहे हैं, या गाँव में जल धन योजना जो घर घर लाई जा रही है, तो क्या उनसे पूछ लिया जाता है कि आप मुस्लिम हैं, आपके घर कनेक्शन नहीं देंगे हम? मनोज सर, मैं कह रहा था आजकल हिंदू राष्ट्र की हवा बहुत चल रही है देश में। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आ जाते हैं, एक और मध्य प्रदेश के संत पंडोकर सरकार वो आ जाते हैं। हाल ही में आपके देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कह दिया हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। तो हिंदू राष्ट्र भी मुद्दा रहने वाला है क्या कहीं ना कहीं 2024 को लेकर? नहीं, अगर हिंदू राष्ट्र मुद्दा रहेगा तो मुसलमानों के वोट कैसे मिलेंगे बीजेपी को? होंगी। ये हम लोग जाति धर्म की राजनीति नहीं करते और किसी की आस्था को आप रोक नहीं सकते। किसी की आस्था किसी धर्म में हो सकती है और कोई किसी धर्म में जा सकता है। मैं ये कह रहा हूं सर, कोई विकास की बात, मैं कह रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र की जो बात हो रही है देश में, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र है था, रहेगा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे कहेंगे तो फिर मुसलमानों के वोट कैसे मिलेंगे? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी कहाँ कह रही है, आप मुझे बताइए। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है ठीक है, हिंदू राष्ट्र हम मानते हैं भाई, ठीक है, लोग अपना विचार है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है ना। आप कल को कोई मांग करने लगे, आपकी कोई डिमांड करने लगे तो हम क्या कोई अगर मुस्लिम व्यक्ति अगर कह दे कि हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे तो क्या उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती? आखिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अगर कोई मुस्लिम अगर धर्मार्थी ऐसा बोल देता तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं हो रही? आप समझ नहीं बात, आप देखिए तो सही, मुस्लिम तो ओवैसी कह रहे हैं ना, ओवैसी कहते हैं ना कि जनता अभी बोला ना ओवैसी भाई ने 15 मिनट के लिए हटा लीजिए, फिर क्यों नहीं बोले आप लोग? पढ़ लीजिए, संविधान की प्रस्तावना में जो बात की जा रही है उसका आप कहीं ना कहीं सम्मान ही नहीं कर रहे हैं। इस देश में कोई व्यक्ति आके रमेश मोहन श्रीवास्तव, अरविंद केजरीवाल नाम ही काफी है या फिर अन्य दलों के सहारा भी लेना पड़ेगा 24 के लिए? क्योंकि अभी मोरल और कॉन्फिडेंट दोनों आई है, पंजाब जीता है, गुजरात में भी 3-4 विधायक आ गए, गोवा में पहले से हैं 2 विधायक। अन्य विपक्षी दलों का सहारा लेने की आवश्यकता है या फिर केजरीवाल का नाम ही काफी है 24 के लिए? रमेश मोहन श्रीवास्तव, लगता है उनका फोन शायद कट गया है, शायद। सुधा मिश्रा, अपनी बात पूरी कीजिए। जी शिवम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं इस देश में जो सर्वधर्म संभाव की बात की गई है, अपने देश में संविधान से देश चलता है, ये आपको पता है, मुझे पता है और भाई को भी पता है कि इस देश में संविधान से ही सारे काम चलते हैं। तो इस देश में आखिर ये 20-80 हमारे मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं वो राष्ट्र धर्म की बात करने लगते हैं। आखिर इन चीजों को बढ़ावा देने के पीछे
हमारे सरकार की मंशा क्या है, वो करना क्या चाहती है। आज के युवाओं में कोई प्रश्न ये नहीं होता है कि हम धर्म के मठाधीश बनेंगे या हम रोजगार के लिए अपना प्रयास करेंगे। और यहाँ पे कहा जाता है कि चूंकि लोगों के अंदर हुनर नहीं है, चैनल के लोग कहते हैं कि चूंकि भारतीय युवाओं में धर्म की सियासत कौन नहीं करता, धर्म की सियासत जितना बीजेपी कर रही है ना उतना कांग्रेस कर रही है मैम। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मध्य प्रदेश के आपके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश के कमलनाथ, अभी बागेश्वर धाम का जो धर्म वो चल रहा है वहाँ पर गए थे शिरकत करने। आप लोग चैनलों पे बुला के बताइए जहाँ की वोट चाहिए होती है वहीं पे चले जाते हैं। मैं इस देश के संविधान को और मैं मानती हूँ कमलनाथ क्यों गए थे बागेश्वर धाम? एक सेकंड आ रहा हूँ मनोज पंडित जी, आ रहा हूँ। वहाँ पे राष्ट्र धर्म की स्थापना करने नहीं गए थे, उनका वो था कि मिलने गए किसी से। लेकिन यहाँ पे जिस तरह बातें की जाती है ना, वो द्वेष उन्माद फैलाती है, उसकी बात की जा रही है। यहाँ पे आप लोग प्रश्न का मोड़ कर देंगे, चेंज कर देंगे तो प्रश्न नहीं बदल जाते हैं। यहाँ पे देश में जिसकी जरूरत है वो बात तो नहीं होती है, लेकिन बाकी सारी बातें जाती हैं। किसी संवैधानिक पद में बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की बातें क्यों करेगा? उसको तो रोजगार की बात करनी चाहिए, लोगों को के हितों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन सब छोड़ के सबको बरगलाने के लिए बाकी सारी बातें होती हैं। परमवीर सर कुछ कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपना सवाल आपसे कर देता हूं सर। 2024 में क्या लग रहा है, लड़ाई कैसे होगी? मतलब विपक्ष एकजुट क्या वाकई में हो पाएगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के फैसले का इंतजार है नीतीश कुमार को। हालांकि वो कह चुके हैं कि मेरी प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है, आज भी उन्होंने ऐसे जाहिर किया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिवम जी 2024 का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बार बार ना बात यहाँ धर्म की हो रही है। हाँ। मैं यहाँ पर एक बात सुनना चाहता हूँ। धर्म होता है जीवन जीने का तरीका जी। ऋग्वेद में लिखा गया है एकम सत वित्रय भव्य भवंती, यानी कि ईश्वर तो एक ही है, उसको मानने और जताने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। हाँ। कोई किसी को इस्लाम कोई इस तरीके से कर सकता है, कोई इस तरीके से कर सकता है, कोई क्रॉस स्वराज कर सकता है। तो बार बार धर्म की बात तो करे ना, ये जीवन जीने का तरीका है। हाँ। और बाकी रही बात 2024 में, ये चुनाव है, कोई हारेगा कोई जीतेगा, ये इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, ये लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। लेकिन हिंदू मुस्लिम वाला जो फैक्टर इस वक्त चल रहा है, और 2019-2014 का भी लोकसभा आपने चुनाव में देखा, राम मंदिर की बुनियाद पर बना हुआ। 2019 में 2024 आने वाला है सर अगले साल, तो क्या मुद्दा हिंदू मुसलमान रहेगा या फिर मुद्दा रहेगा जनता से जुड़े हुए मुद्दे, जन सरोकार के मुद्दा रहेगा, महंगाई मुद्दा रहेगा, जीएसटी, पेट्रोल डीजल, बेरोजगारी, रोजगार, ये तमाम सारे मुद्दे वाकई में प्रभावी हो पाते हैं चुनाव में? क्योंकि ये सवाल मैं सर बार बार इसलिए पूछ रहा हूं कि देखिए कांग्रेस पार्टी आगे फ्रंट पर बोलती है कि देश में देखिए हाहाकार मचा हुआ है, महंगाई किस कदर हावी है और रेपो रेट महंगाई का लगातार गिर रहा है, बढ़ रहा है, तमाम तरह की बातें सामने आती हैं, बेरोजगारी है। लेकिन वही मास अपील में कांग्रेस फेलियर हो जाती है। कांग्रेस नहीं, तमाम विपक्षी दल पब्लिक तक ये बात पहुंचाने में असमर्थ हो जाते हैं और फिर मुद्दा एक हवा एक रहती है, उसी की तरफ सब कुछ पूरा वोट बैंक चला जाता है। शिवम जी हाइपोथेटिकल मैटर लेकर ना जब तक कोई भी पार्टी उतरेगी मैदान में वो हारेगी। हाँ। भाजपा एक पार्टी ऐसी है जो हाइपोथेटिकल मैटर पर नहीं उतरती है। हाइपोथेटिकल मैटर मतलब बनाए हुए। आज आप एक बात देखिएगा, हमारे देश भारत में कोई भी आदमी भूखे पेट नहीं सोता है। वो कहते हैं कि भाई गरीब है, जॉब जनरेट करने वाला, अगर आप सोचे कि भाई पैसे वाला कौन है कि जो सरकारी नौकरी करता है, वो दिल्ली के अंदर मोमोज बेचने वाले, नोएडा के अंदर मोमोज बेचने वाले जिनके 30-30 हजार रुपए कमाते हैं, तो क्या वो जॉब जनरेटर नहीं है? उनके यहाँ 3-3 आदमी काम कर रहे होते हैं। अगर मैं स्कूल टीचर हूँ या मैं IAS ऑफिसर हूँ तो क्या तभी मुझे रोजगार वाला माना जाएगा? अगर मैं जॉब क्रिएटर हूँ, चाहे मेरा ठेला है, मैं पकौड़े चलता हूँ और मेरी दुकान पे 3 आदमी काम करते हैं, तो क्या मैं जॉब जनरेटर नहीं हूँ या मैं पैसे नहीं कमा रहा हूँ? तो क्या हाइपोथेटिकल मैटर्स के ऊपर बात नहीं चलेगी। जॉब क्रिएट हो रही है और जॉब क्रिएट हमें ही करनी पड़ेगी, ये सरकारें नहीं कर पाएंगी, ये हमें करनी पड़ेगी। जो सरकारी नौकरियां हो तो भर जाए चाहिए ना, कम से कम जो रिक्त पद है वो तो भर जाए चाहिए। इससे बातें आप लोग नहीं करते हो, आप लोग बातें करते हो कि हम कर सकते हैं। अरे ठीक है, हमेशा इस देश को मालूम रहा है कि सरकारी नौकरियों का परसेंटाइल इतना ही रहता है, ये सबको पता है। लेकिन जो पद खाली है वो पद नहीं भरे जा रहे हैं, क्या इसका प्रश्न उठाना गलत हो जाता है? सरकारी नौकरी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन, फौज और पुलिस होनी चाहिए, बाकी सब काम हमें करना है। मनोज पंडित बताते क्यों नहीं है, बताते क्यों नहीं कि रोजगार मेला चल रहा है प्रधानमंत्री का? अरे मुझे याद दिलाना पड़ेगा क्या बीजेपी को? क्या बताएं जब इन्होंने बना लिया है कि सरकार को डिबेट को भटकाने का काम करना है, डिबेट को सही दिशा में लेके जाना ही नहीं है। आप ये देखिए कि क्या आदमी
शिक्षा नीति में इतना बड़ा बदलाव किया गया। हाँ। आज उत्तर प्रदेश में 17 लाख करोड़ से लेकर 32 लाख करोड़ तक की बात की गई। आज हर जिले में रोजगार देने की बात मनोज की भाई, गई एक है। प्रश्न का उत्तर दे दो। लेकिन सर जो आज जो उत्तर विपक्ष प्रदेश की लगातार बात- आप पर हमलावर है, वो हमलावर इसलिए है क्योंकि देखिए तमाम सारे सेक्टर प्राइवेटाइज होते जा रहे हैं, इसको लेकर विपक्ष हमलावर है आप पर। जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं, विभाग हैं, वहां पर पद खाली हैं सरकारी गवर्नमेंट जॉब्स के, और युवा बेरोजगार भटक रहा है। तो सवाल क्यों ना पूछा जाए आपसे सर? नहीं, बिल्कुल पूछे जाए सवाल। हाँ। सवालों का जवाब देने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। हाँ। पर लेकिन आप सुने तो सही कम से कम उसको। आप किसी भी चीज को हम सरकार क्यों नहीं चाहेगी, बिल्कुल रोजगार दे, पर हाँ। लेकिन सरकार की नीति ये है या नियत ये है कि हम लोग हर व्यक्ति को उसमें एजुकेशन की बात हम लोग कर रहे हैं। हम लोग शिक्षा नीति बदलने की बात की हम लोगों ने हर जिले में जो प्रोडक्ट वहां बनता है, फिरोजाबाद मनोज में, भाई, एक अलीगढ़ प्रश्न में, पूछ गया सरकार में, एक प्रश्न मेरा ले लीजिए। जल्दी आप से, सरकार जल्दी से, में जल्दी एक से। प्रश्न लीजिए। जल्दी से आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, कितने यूनिवर्सिटियां, उसके कॉलेज और कितने स्कूलों में पदों खाली है? आप चूंकि शिक्षा की बात कर रहे हैं, बता दीजिए। मैं मान जाऊंगी कि आप सच में इस प्रदेश के उन्नति की बात कर रहे हैं और शिक्षा की बात कर रहे हैं। कितने कॉलेजेस में कितने पद अभी खाली हैं जो आप भर नहीं पाए हैं? कितने यूनिवर्सिटियों में रिक्त पद हैं जिनको भरा जाना है? जबकि आपको पता है कि बेरोजगार, जो पढ़े लिखे बेरोजगार है, पीएचडी धारक, उनकी संख्या आपके रिक्त पदों की संख्या की 10-15 गुनी होगी, लेकिन फिर भी रिक्त पद खाली हैं आपके कॉलेजेस में भी, आपके यूनिवर्सिटियों में भी। मैं स्कूल तक तो पहुंचती नहीं हूं क्योंकि मैं स्वयं डिग्री कॉलेज की शिक्षिका हूं, प्रिंसिपल हूं, और मैं जानती हूं कि जब पद खाली हैं वो कब भरे जाएंगे। ये सवाल इतना बड़ा एक प्रश्न के रूप में है कि आप उसका उत्तर देना ही नहीं चाहेंगे, देंगे ही नहीं, मुझे पता है। न रिक्त पदों की बात करेंगे, न रिक्त पद कब भरे जाएंगे उसकी बात करेंगे। आप समझ आपका बीपी बढ़ जाएगा। आप समझिए थोड़ा सा, अभी हम लोग मेरा बीपी नहीं बढ़ेगा, बीपी अपना संभालिए। मेरा बीपी एकदम कंट्रोल रहता है मनोज भाई, इसकी इतनी मेरी हेल्थ की चिंता मत करिए। बस शिक्षा नीति की बात कर लीजिए, मैं समझ जाऊंगी। हमें करेंगे भाई, आप भी देश की नागरिक हैं, आप पार्टी के पदाधिकारी। बाद में हमारे श्रीवास्तव सर, मेरी आवाज आपको मिल रही है सर? हेलो हेलो, मिल रही है जी सर, माफी चाहता हूँ, आपके पास काफी देर बाद आ रहा हूँ क्योंकि आपका फोन कट गया था और आपसे संपर्क करने में थोड़ा लेट हो गया। सर, विपक्षी एकजुटता की बात हो रही है सर, देश भर में नीतीश कुमार कई बार मंच से आह्वान कर चुके हैं, राहुल गांधी भी मुझे लग रहा है कि साथ आने को लगभग तैयारी है, बस उनके फैसले का इंतजार है और विपक्ष मिलकर एकजुट चुनाव लड़ेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी अपने आप को कहां फाइंड आउट कर रही है, कहां देख रही है आम आदमी पार्टी? केजरीवाल नाम ही काफी है या फिर विपक्षी एकजुटता का सारा आम आदमी पार्टी को भी लेना पड़ेगा? देखिए, केजरीवाल नाम तो काफी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ठीक है, आज अगर भारतीय जनता पार्टी किसी एक पार्टी को एक कदम भी नहीं अगर आगे बढ़ने देना चाहती तो वो आम आदमी पार्टी है। चाहे वो दिल्ली की बात हो, चाहे वो पंजाब की बात हो, चाहे कहीं की भी बात हो। तो सबसे ज्यादा डर तो इनको केजरीवाल जी की लोकप्रियता से है, क्योंकि अब जो लड़ाई है वो मॉडल ऑफ गवर्नेंस के बीच में है। हाँ, हमने दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो डेवलप किया है, जिसकी चर्चा देश के भी कई राज्यों में हुई और कई राज्यों की सरकारों ने अपने प्रतिनिधियों को हमारे स्कूलों को, अस्पतालों को देखने के लिए भेजा। हाँ, पंजाब में भी ऐसा होता चला जा रहा है। तो जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस हम लेकर के आए हैं, जिसमें जो समाज में व्यक्ति सबसे अंतिम सीढ़ी पर है, हम उसके पास भी पहुंच रहे हैं और उसको भी जीवन की मूलभूत सुविधाएं सरकार की तरफ से देने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली है। तो जहां तक मेरा कहना है कि आप मेरी बात को बहुत घमंडी प्रवक्ता का बयान मत समझिएगा। जी जी, केजरीवाल जी का नाम काफी है, बिल्कुल बिल्कुल। घमंड नहीं कह रहे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि साहब आपका मॉरल बहुत हाई है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है रमेश मोहन श्रीवास्तव, क्योंकि आप हाल ही में पंजाब जीते हैं 2022 में, और गुजरात में भी आपके 4-5 एमएलए हो गए, गोवा में आपके एमएलए हैं ही, और दिल्ली में आपकी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार है सर, 63 विधायक हैं आपके 70 में से। तो मोरल तो हाई होगा, इस पे नो डाउट, कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। और एमसीडी में भी आपका कब्जा हो गया सालों बाद, पहली बार। देखिए, और जी नाम काफी है, दो हेल्थ मिनिस्टर, दो हेल्थ मिनिस्टर जेल में है, बिल्कुल नाम काफी है। एक नया विधायक कल जेल चला गया, बिल्कुल नाम काफी है। ठीक है, लेकिन रमेश मोहन श्रीवास्तव, पहले आम आदमी पार्टी के पास जब चुनाव लड़ रहे थे पहली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव का, तो सीधा चैलेंज थी कांग्रेस पार्टी, शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री हुआ करती थी दिल्ली की। अब कांग्रेस के पास, माफ कीजिएगा, अब आम आदमी पार्टी के पास चुनौती कांग्रेस है
या बीजेपी है, या फिर दोनों ही चुनौतियां हैं? देखिए, जब आप 2024 की बात कर रहे हैं, हाँ। तो मैं सीधे सीधे स्पष्ट तौर पर नहीं, मैं तो मौजूदा परिस्थिति की बात कर रहा हूं। मान के चलिए आज की डेट में अगर चुनाव करा लिया जाए। देखिए, आज की डेट में भी चुनाव कराए तो, परंतु ये सच्चाई तो अपनी जगह है ना कि केंद्र में भाजपा ही है, तो टक्कर अगर होनी है तो भाजपा से ही होनी है। टक्कर होनी तो भाजपा से होनी। एक मिथ नहीं, कांग्रेस को कुछ चैलेंज मानती है क्या? आप कांग्रेस को कुछ चैलेंज मानती है, या कांग्रेस नगण्य मान लें? नहीं, मैं कांग्रेस को नगर क्यों मानूं? कांग्रेस अब अपनी जगहों पर जहां पावर में है वहां पावर में है, जहां उनकी सांगठनिक क्षमता है वहां है। मतलब बीजेपी भी चुनौती है और कांग्रेस भी चुनौती है, राइट? तो मैं एकदम से स्काउट नहीं कर रहा, लेकिन जो अभी तक हमारे बारे में कहा जाता था कि हमने तो कांग्रेस को ही हराया है, भाजपा को नहीं हराया। एमसीडी चुनाव में हमने भाजपा को भी हरा दिया, तो इसलिए अब कम से कम ये तो ना कहे कोई कि जी हम जहां जाते हैं कांग्रेस को ही हराते। जी नहीं, हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी केंद्र में मुख्य चुनौती के रूप में सामने है। चलिए, आप अच्छी बात है, आपने बीजेपी को हरा दिया। कम से कम सत्येंद्र जैन के वीडियोस आना तो बंद हो गए तिहाड़ के अंदर के, मनोज पंडित। 5 तारीख के बाद से वीडियो नहीं आ रहे, 5 दिसंबर के बाद से। हाँ, बताएं, आप इसकी तरफ ही तो इशारा करता है। वीडियोस कहाँ के सर? वो स्टिंग हो रहे थे रोज रोज आके। संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते थे, कभी गौरव भाटिया। वो स्टिंग नहीं, वीडियोस नहीं आ रहे, वो स्टिंग ऑपरेशंस नहीं हो रहे हैं, जेल के अंदर के वीडियो नहीं आ रहे, भ्रष्टाचार के आरोप भी नहीं लग रहे। अब तो कौन कह रहे नहीं लग रहा है? 15-20 दिन में एक आध बम फूट जाता है। अरे शिवम जी, आपको पता नहीं क्या, पंजाब में विधायक 4 लाख की रिश्वत देते हुए पकड़ा गया और जेल चला गया। तो जो बिल्कुल मैं इनकी बात, रमेश जी की बात, जेल भी तो केजरीवाल सरकार, भगवंत मान सरकार नहीं भेजा ना सर जेल, केंद्र सरकार ने थोड़ा जेल भेज दिया। नहीं, अरे भाई आप ये बताइए, आप केंद्र सरकार भेजे चाहे राज्य सरकार भेजे, आपके चैनल में अगर कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं, चाहे आप पकड़ो चाहे सरकार पकड़े, पर गलत तो कर रहे हैं ना आप क्या बताना चाहते हैं? कम से कम वो पकड़ तो रहे हैं, आप तो पकड़ ही नहीं रहे हैं, आप तो छोड़ दे रहे हैं। देखिए, सुधा मिश्रा सपोर्ट में बोल गया आम आदमी पार्टी के। नहीं, एकजुट हो गया सर, तालियां बजाइए। उत्तर प्रदेश में आपने तो एकजुट हो गया। अज्ञात के नाम पे FIR आप लगाई। अगर आप ड्राइविंग करते हैं और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, यही तो मांग रहे हैं सुधा मिश्रा, नीतीश कुमार यही तो कह रहे हैं, आपको बंद कर देगा। एकजुटता जरूरी है। नहीं, देखिए, दूसरों पे उंगली उठाने से पहले आप क्या कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उत्तर प्रदेश में मैं रहती हूँ तो मैं बार बार सवाल उठाऊंगी कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से घटनाएं हो रही है रोज, उसमें ये लोग प्रदेश में क्या कर रहे हैं, किस तरह से शासन चला रहे हैं, प्रश्न उठेगा। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ, तो मैं बार बार उन प्रश्नों को लाऊंगी जिनका जवाब इनके पास नहीं है, जिसके नाम पे ये बार बार वोट देते हैं और लोगों को बार बार बरगलाते हैं, लेकिन जनता को इस तरह जला के मार दिया जाता है। उस प्रदेश की जनता की, उस प्रदेश की निवासी होने के नाते मैं हर बार ये प्रश्न खड़ा करूंगी कि जिस प्रशासन की आप लोग बात कर रहे थे कि हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, वहीं पे औरतों के ऊपर आए दिन रोज अत्याचार हो रहे हैं, बहु बेटियों के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ। मनोज पंडित बताइए। नहीं, ये तो अब ऐसा है ना कि आप ये देखिए कि अभी इनका बिल्डोजर बाबा और 4 नाम रखने की बात करेंगे ये लोग, तो हमारा अब आप देखिए कि ये भी पहली बार हुआ इतिहास में कि आप लोगों के 40 लोगों के खिलाफ FIR कर दी गई, मुकदमा दर्ज कर दिया गया और जांच का विषय जांच कराई जा रही है। और मुख्यमंत्री ने खुद सामने आके ये बयान दिया कि किसी भी गरीब को हटाया ना जाए, अगर हटाया जाए तो पहले उसके रहने की व्यवस्था की जाए। तो ये जांच में पता चलेगा। मनोज पंडित, ऐसा क्या है और ऐसा लोग बार बार क्यों बोल रहे हैं विपक्षी लोग? आज भाकपा माले के जो राष्ट्रीय महासचिव है दीपांकर भट्टाचार्य, उन्होंने कहा कि देश का संविधान खतरे में है। उधर संसद में विपक्ष बोलता है देश का संविधान खतरे में, सभी को एकजुट होने का ये बहुत उत्तम समय है। दीपांकर भट्टाचार्य ने आज कहा था। बीजेपी के शासन में संविधान खतरे में क्यों लग रहा है? नहीं, तो अब ये जब इनको लगता है कि भाई हमारी जनता सुनने को तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं इनको इनकी कुर्सी खतरे में, संविधान खतरे में नहीं है। जो कुर्सियां इनके पास हैं, नहीं, विपक्ष ये कह रहा है, विपक्ष ये कह रहा है कि जस्टिस अब्दुल नजीर जो ट्रिपल तलाक के फैसले में थे, राम मंदिर के फैसले में थे, उनको आपने राज्यपाल बना दिया। क्यों ना बनाए? हम तो रंजन गोगोई को आपने राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करके राज्यसभा भेज दिया। डिसाइड करेगा ये बात पूछ लीजिए कि जो डीएम में कानपुर देहात किसको क्या बना रहे हैं? जो सरकार में बैठा है, जो कुर्सी पे बैठा है, वही डिसाइड करेगा राज्यपाल किसको बनाना है। नहीं, विपक्ष कह रहा है कि विपक्ष कह रहा है कि कम से कम जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है उसे रिटायर्ड जस्टिस से दीजिए ना। रिटायर्ड जस्टिस उनके नाम के आगे लगा है, वही काफी है।
आप तो उन्हें राज्यसभा भेज दे रहे हैं, राज्यपाल बना दे रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल आप देखिए, काबिलियत है और वो डिजर्व करते हो तो बिल्कुल बनाना चाहिए। आप क्यों नहीं भाई, पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए, किसने नहीं बनाया, सब लोगों ने बनाया, ऐसा थोड़ा ही है। तो किसी आप मनोज भाई, तो डीएम को आप क्या बना रहे हैं? कानपुर देहात के डीएम को क्या बना रहे हैं? फिर एक नोटिस दे दिया अंदर इनको, झोपड़ी गिराने के लिए बुलडोजर भेज देती है। उस पर डिबेट 3 बजे कर जाना है वहां पे। प्लीज। जी मनोज पंडित। फिर इनको जवाब देने जाना है सिसोदिया जी को, तो फिर बोलेंगे देखो फिर बुला लिया सीबीआई, फिर परेशान कर रही है। तो मेरा मानना यह है, कानून को अपना काम करने दीजिए, जो कानून काम करता है वो ठीक है, पर लेकिन सरकार के तरीके से चलाई जाती है, और सरकार विपक्ष से पूछ के नहीं चलाई जाती कि आप हमें सलाह देने में क्या करना, काम कर रहा है ना सरकार काम कर रही है, यही तो प्रश्न है। ठीक है, डॉक्टर परमवीर सिंह सर, जो भारत जोड़ो यात्रा की थी राहुल गांधी ने, मेरी आवाज आ रही है परमवीर सर? आ रही है आवाज? ठीक है, उनका फोन कट गया तो संपर्क साधने की कोशिश करें। सुधा मिश्रा, आप ही से सवाल करता हूं, भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने की थी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि राहुल गांधी की जो इमेज है और जो छवि है देश भर में बूस्ट हुई है, इससे बूस्ट मिला है राहुल गांधी को। और जहां राहुल गांधी पर चर्चा नहीं होती थी, राहुल गांधी को लोगों ने दिखाना बंद कर दिया था, अब धीरे धीरे करके राहुल गांधी सुर्खियां बटोरने लगे हैं देश भर में। तो क्या इससे बात आप भी मानते हैं ना, ये बात आप भी मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, वो राहुल जी की मनोज जी, बीच में, ठीक है, आप बोलिए, एंकर आप हैं, मैं हूं। मनोज जी, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, इसलिए इतना आपको तलमलाहट है ना कि करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, वो खराब हो गया, बेचे चला गया। हाँ? बस एक शख्स के मैं कह रहा हूं मैम, भारत जोड़ो यात्रा का कितना फायदा मिलने वाला है आने वाले समय में राहुल गांधी को? मैं ये मानती हूँ कि जब व्यक्ति सड़क पे होता है, हाँ, तो वो सच में जनता के उन दुख दर्दों को और उस चीज को समझता है कि आखिर इस देश की जो जनता है, आप जानते हैं कि ग्रामीण जनता के पास जो सुविधाएं होती हैं वो कम से कम होती हैं। हाँ। और उन कम से कम सुविधाओं से चलने वाला व्यक्ति न जाने एक दिन में कितने किलोमीटर चलता होगा, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जो मध्यम वर्गीय परिवार अपनी अपनी सुविधाओं के हिसाब से या नौकरी के लिए बाहर निकल गया, वो उस चलने की क्रिया को समझ भी नहीं सकता है। लेकिन जब राहुल जी ने ये निर्णय लिया कि वो सड़क पे रहेंगे, उनके साथ रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उस भारतीय होने का जो एक फर्ज होता है कि आखिर भारतीयता को पहचानना है तो आपके भारत के साथ चलना होगा, उन्होंने चल के जो उनकी एक इमेज थी, कम से कम बहुत जरूरी इसलिए था कि जो करोड़ों हजारों रुपए खर्च किए गए थे सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की इमेज को खराब करने के लिए, न जाने कितने लोगों को लगाया गया था, उस इमेज को लोग समझ पाए कि नहीं, जो दिखाया बताया गया रोज लगा के मीडिया को, आप मानती हैं ना भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, कितनी झूठ चीजें थी, बनाए रखने की यात्रा थी। आप लोग चुप रहिए, आप भी कर लीजिए ना, आपको दर्द किस बात का है? आप भी निकलिए भारत जोड़ो यात्रा, जोड़ो यात्रा बता रहे, किसने रोका है? उसको बताइए कि सुधारने वाली यात्रा रोका है। बिल्कुल, आप जैसे जो डर है क्या भारत जोड़ो यात्रा से? डर है क्या बीजेपी को मनोज पंडित? नहीं, खुद चलना पड़ेगा, इससे डरे लोगों को, इनको ना चलना पड़े, कोई और ना चले, इनको डर है। हमें कोई डर नहीं है, पर मैं ये बता देना चाहता हूँ आपके मन के माध्यम से, कम से कम विपक्ष की आवाज को आपने खरीद लिया बहुत जगहों पे, जो लोग हमारी आवाज सुनते हैं, वहाँ चलने दीजिए। कहाँ क्या बनता है यही समय मेरे पास कम है। बहुत शुक्रिया मनोज पंडित आपका, सुधा मिश्रा आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, रमेश मोहन श्रीवास्तव आपका शुक्रिया, डॉक्टर परमवीर सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ थे। डॉक्टर परमवीर सर आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि विपक्ष कितना एकजुट हो पाता है देखने वाली बात होगी, लेकिन राहुल गांधी के फैसले का इंतजार, कांग्रेस पार्टी के फैसले का इंतजार फिलहाल नीतीश कुमार को है। ये बात उन्होंने आज बिहार में मंच से कही, क्योंकि 2024 नजदीक है और 2024 की तैयारी को लेकर नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की पूरा अभियान, पूरा कैंपेन चला रहे हैं। चर्चा में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए इंडिया वॉइस।